हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक है, सब कुशल मंगल है बच्चों। और मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों की पढ़ाई बिल्कुल ठीक चल रही है। CUT 2023 आपको एग्ज़ाम देना है, तो जैसे समय बीतने लगा आप पे ऊपर बर्डन बढ़ने लगा है, ठीक है। अब इंग्लिश पे ही फोकस करना है, GT भी है, मैथ्स भी अब पढ़ रहे हो, बाकी जिस बच्चे का पॉलिटिकल वगैरह किसी का हिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट आपने ले रखा है, ठीक है ना, डिफरेंट से। तो जनरल टेस्ट के अंदर भी मैंने बताया था बेटा, कई सारे टॉपिक ऐसे हैं जो कवर अप हो रखा है, कई सारी चीज़ें मिक्स है, रीजनिंग भी है, मैथ के क्वेश्चंस भी आने वाला है, करंट अफेयर्स भी है, बहुत सारी चीज़ें में कवर अप है। तो ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बिल्कुल सही फोकस करो स्टडी पे, और जो भी डाउट है बच्चों के मन में आप जरूर कमेंट किया करें, पूछा करें किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है बच्चों, ये चैप्टर आपने पढ़ा होगा 6th-7th में, बिल्कुल स्टार्टिंग से पढ़ लेते हो आप। हाँ जी, क्या था हमारे टॉपिक का नाम, क्या है, लाइन्स, एंगल्स एंड ट्रायंगल्स। अब बताओ व्हाट इज अ लाइन्स, क्या होती है लाइन्स। जब टॉपिक का नाम क्या है, लाइन, एंगल्स और ट्रायंगल्स। तो लाइन की अगर हम बात करें तो लाइन क्या होता है, आप में से कौन बताएगा व्हाट इज अ लाइन, क्या डेफिनेशन दोगे। पढ़ा आपने 6th में, 7th में, 5th में, बताइए। देखो जैसे लाइन, हाँ क्या बोला, जिसमें आपने 2 पॉइंट प्रेजेंट होते हैं वो लाइन कहलाते हैं बेटा। A और B लाइन वो है जिनको हम दोनों तरफ इनफिनाइटली बढ़ा सकते हैं, ले जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इट इज़ अ लाइन, ठीक है। ये हो गई लाइन। और एक होता है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट में आपको एक डिस्टेंस गिवन है कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक ही जाना है आपको, लाइक ये A और ये इसका बिगिनिंग पॉइंट है और ये इसका एंडिंग पॉइंट, इसे क्या बोलेंगे हम, लाइन सेगमेंट। कोई डाउट मन में नहीं। तो एक लाइन है, एक लाइन सेगमेंट है, और एक बात और, इसमें एक एंडिंग पॉइंट होता है, सपोज ये A और ये B, इसको इधर ले जा सकते हो आप, क्या बोलेंगे इसे हम, रे। 3 बातें समझ आ गई। क्या क्या समझा आपको सर, एक लाइन सेगमेंट और एक रे, ठीक है। इसके अलावा कैसी लाइन है ये, L1 और L2, L1 पैरेलल, L2 पैरेलल। लाइन का मतलब है जो लाइन एक दूसरे को कभी मिले ही ना, पैरेलल चलते रहे इनफिनाइट तक। हाँ जी, ये बताइए, इंटरसेक्टिंग लाइन और इंटरसेक्टिंग लाइन, और किस जगह इंटरसेक्ट करते हैं, सपोज मान लो O पे, ठीक है। ये आपका L1 और ये L2। तो यहाँ से 2 बातें और समझ में आ जाएगी आपको, वो बात बता दूँ इसी जगह। जब 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो उनके अपोजिट एंगल्स इक्वल हो जाएंगे। सपोज मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, यहाँ लिख रहा हूँ 2, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 और एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। कोई डाउट यहाँ तक। ये तो सब बेसिक है जो आपने पढ़ रखा है, थोड़ा सा रिकॉल हो जाएगा चीज़ें। इसे हाँ जी, कौन सा एंगल बोलेंगे इसे फिर हम, वर्टिकली अपोजिट एंगल, याद रहेगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। ये कैसी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है ना, बिल्कुल सीधी लाइन है। और एक स्ट्रेट लाइन पर किसी पॉइंट पर कोई भी एंगल क्रिएट होता है, मान लो 1, 2, 3, तो किसी भी एक पॉइंट पर एक कंप्लीट एंगल बन रहा है, देखो इस तरह से, है ना। इसे क्या बोलेंगे हम, लीनियर पेयर। एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180, ठीक है ना। आप पर ऊपर की तरफ एक हाफ एंगल कंप्लीट बन रहा है, इट इज कॉल्ड लीनियर पेयर। कोई डाउट यहाँ तक, पक्का। तो 2 बातें समझ में आ गई है कि सर लीनियर पेयर क्या होता है तो क्या होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल्स हो, तो समझ में आया लॉजिक पूरा यहाँ तक, ठीक है। ये तो थोड़ी सी बात है को लाइन्स। और एक बात और, लाइन्स के रिगार्डिंग में एक बात और हम और डिस्कस करें। 2 लाइन है, कैसी लाइन है ये दोनों, बोलो, पैरेलल, L1 पैरेलल L2, हाँ है ना। और एक ट्रांसवर्सल लाइन M, एक लाइन दोनों को इंटरसेक्ट करते हुए निकलती है, ट्रांसफर काटते हुए निकल रही है। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, 6, 7 और ये 8। जब 2 लाइन पैरेलल हो और एक तीसरी लाइन से काट दे, उसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन, ठीक है। तो इस लाइन को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल लाइन।
और आपने शायद लास्ट पेपर देखा भी होगा, 2-3 क्वेश्चंस होंगे जो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड मिलेंगे, जिसमें सर्कल बना होगा, ट्रायंगल बना हो, जो भी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, रिफ्लेक्सिव एंगल, कई सारी बातें हैं, समझ में आया? तो इस चैप्टर से कम 3-4 क्वेश्चन तो मैक्सिमम मान के चलो, 3-4 क्वेश्चन तो आने ही आने, और बहुत ईजी है। 6, 7, 8 का जो पूरा बेसिक था आपको बस यहाँ थोड़ा डिस्कस करना है, कंप्लीट पढ़ना है। तो हम भी एक ही वीडियो में चाहेंगे पूरा इंट्रोडक्शन अच्छे से कंप्लीट हो जाए, ताकि आपको सारा कुछ एक साथ मिल सके, ठीक है? थोड़ा सा रिकॉल हो जाए, चीज़ें तो सबको आती है, 6, 7, 8 सबने पढ़ रखे, 12th पढ़ लिया आप लोगों ने, तो आपके लिए बहुत ईजी चीज़ें हैं। हाँ जी, बताओ यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू किसके इक्वल होगा? देखो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 और एंगल 6, एक तरफ के ऊपर के एंगल, देखो एक तरफ का ऊपर एंगल 1, एंगल 5, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7। कौन सा एंगल है ये? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। कोई डाउट मन में? मुश्किल था? हाँ जी, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 6 क्यों होगा? आप में से कौन बताएगा? वर्टिकली अपोजिट। बेटा वर्टिकली तो ये रहा, कॉरस्पॉन्डिंग तो मैंने लिख दिया। मैं ये चेक करना चाह रहा हूँ कितना आपको समझ है कि नहीं, चीज़ों की भूल गए कि क्या आपको कुछ आता वाता है कि नहीं? हाँ जी, क्या बोला आपने? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, सही है, बिल्कुल ठीक है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये इंटीरियर मतलब क्या होता है? अंदर का क्रॉस। देखो ऑल्टरनेट मतलब अंदर का क्रॉस, 4 का क्रॉस 6 और 3 का क्रॉस 5। कोई डाउट आता है? ये इसका कॉन्सेप्ट था। और अगर मैं बोलूं आपसे एक बात बोलूं कि एंगल 1 किसके इक्वल हो जाएगा? 7, बाहर का क्रॉस, तो जो बाहर वाले क्रॉस है उसको क्या नाम देंगे? ऑल्टरनेट, आगे बोलो, एक्सटीरियर एंगल। कोई डाउट मन में? नहीं। एक बात और, एंगल 4 और एंगल 5 का सम कितना होगा? 180, ठीक है? और ऐसे ही एंगल 3 प्लस एंगल 6 का सम भी कितना होगा? 180। ये मतलब है इसका, ट्रांसवर्सल लाइन की जो एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। तो जो ट्रांसवर्सल लाइन आपकी जो M है, इसका एक तरफ का अंदर का एंगल इंटीरियर 4 और 5, इनका सम कितना होने वाला है? 180। अगर इनका सम 180 है तो समझ जाना एंगल लाइन 1 और लाइन 2 आपस में पैरेलल है। और अगर 180 सम नहीं आ रहा तो क्या बोलेंगे? भाई L1 L2 के पैरेलल नहीं है। पैरेलल है तो ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। कोई डाउट मन में? अभी छोटा सा कॉन्सेप्ट से कॉपी करो, फिर आगे देखते हैं। देखो हमने भी बात की लाइंस, कोई डाउट मन में आता? कई सारी बातें हमने डिस्कस कर ली। अब एंगल्स की बात करते हैं। मतलब बेटा क्या होता है एंगल्स? जब दो लाइन आपस में मिल जाए, ये रहा कॉमन पॉइंट, इट इज कॉल्ड लाइन, है ना? सपोज मैं बोलूं AOB, तो इसे आप रीड करोगे एंगल AOB रीड कर लो, या एंगल BOA। तो जिस एंगल की हम बात करते हैं वो आपको पता होगा, उसे हम कहाँ रखते हैं? बीच पे रखा जाता है, ठीक है ना? तो आप AOB बोल लो चाहे BOA बोल लो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और डिफरेंट टाइप्स के एंगल पढ़ने आपको, टाइप्स ऑफ एंगल। हाँ जी काजल, कौन सा एंगल है ये? राइट एंगल ट्रायंगल। ये कैसा एंगल है? सपोज मान लो, हाँ जी, एक्यूट एंगल, 90 डिग्री छोटा, तो एक्यूट एंगल जो होता है लेस देन 90 डिग्री होता है, ठीक है? हाँ जी, ये बताइए कौन सा एंगल है? ऑब्ट्यूज। क्यों ऑब्ट्यूज एंगल है ये? मोर देन 90 डिग्री, वेरी गुड। और ये एंगल बताओ? 180 डिग्री बनता है यहाँ पर, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। और अगर मैं पूरा घूम जाऊं, क्या बन गया ये? वो 360 हो गया, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल। और किसी भी एंगल का, ये मान लीजिए कोई एंगल है, उसका ये वाला पार्ट क्या कहलाएगा? रिफ्लेक्सिव एंगल, रिफ्लेक्सिव एंगल। यस या नो? कोई डाउट है? अब ध्यान दो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम कितना होगा? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का सम बता दीजिए, बोलो फटाफट। एंगल A प्लस एंगल B, मान लो दो एंगल की बात हो रही है, तो कितना होगा ये? 90। और सप्लीमेंट्री 180।
तो एंगल ए प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180, ठीक है। अब एक बात नोटिस करना, ए ओ बी, यहाँ लिख दिया मैंने सी। तो एक बात नोटिस करो, एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ सी, ये ओ ऐसा तो दोनों में यूज हो रहा है, क्या नाम देंगे इसे हम? एडजेसेंट एंगल। ये ऐसा एंगल होता है जहां पर एक ही कॉमन पॉइंट होता है, ओ। यहाँ पर क्या दिखा मुझे? ओ, ठीक है ना। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल क्या कहलाएंगे? एडजेसेंट एंगल, एक साथ के एंगल। क्या बोलेंगे इसका? एक साथ वाला एंगल बोला जा सकता है। यहाँ तक मन में कोई डाउट है? पक्का? हम क्या पढ़ने वाले हैं? ट्रायंगल्स। क्या होता है ट्रायंगल्स? हाँ जी, क्या पढ़ा ट्रायंगल्स के बारे में आपने? पहले आपसे बात कर लूँ मैं। इसमें 3 साइड होती है, वेरी गुड। और बताइए, 3 वर्टेक्स होते हैं, ठीक है, ये तो अपने सेवल, और 3 एंगल बनते हैं। तो ट्रायंगल्स का अगर मैं छोटे से शब्दों में कह दूँ तो क्या बोला आपने? सर 3 साइड, 3 वर्टेक्स, और बताओ 3 एंगल्स, यही है? हाँ जी, ए बी सी, 3 साइड ए बी, बी सी और ए सी साइड हो गई, वर्टेक्स ए बी सी हो गया, और एंगल एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, जो भी है। 3 बातें समझ आ गई, ठीक है। अगर हम ट्रायंगल्स को हम देखें तो ट्रायंगल्स को अगर हम थोड़ा सा क्लासीफाई करते हैं तो एक तो ये साइड के व्याप पे भी क्लासीफाई हो सकता है और एक एंगल के व्याप पे भी हो सकता है, ठीक है। अगर हम साइड्स के व्याप पे क्लासीफाई करें इस ट्रायंगल्स को तो पहला होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अभी इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या है? जिसमें ऑल साइड्स आर इक्वल, तीनों साइड इक्वल है, इक्विलैटरल। और नंबर 2 आइसोसेलेस ट्रायंगल। हाँ जी, क्या प्रॉपर्टीज है इसकी? 2 साइड इक्वल है। तो अगर हम साइड्स की बात पे बात कर रहे हैं, अभी हम एंगल को देख ही नहीं रहे। नंबर 3 क्या होगा? स्केलेन ट्रायंगल। इसकी तीनों साइड कैसे कैसे होती है? अलग, डिफरेंट साइड। कोई डाउट मन में नहीं है? तो ये था बेटा हमारा छोटा सा कॉन्सेप्ट, जो किसके व्याप पे था? साइड के व्याप पे था। अब एंगल्स की व्याप पे बात तो करते हैं। एंगल्स में नंबर 1 पे क्या आएगा? इक्विलैटरल। इक्विलैटरल तो हम लिख चुके हैं ना, वो नहीं आएगा। राइट एंगल ट्रायंगल, याद आया कुछ? राइट एंगल ट्रायंगल, हाँ जी। कौन सा ट्रायंगल है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें एक एंगल कितने का होना चाहिए? 90 डिग्री, याद रहेगा। और 90 डिग्री वाले ट्रायंगल को राइट एंगल ट्रायंगल बोलेंगे। 90 के सामने लोग क्या बोलते हैं बच्चों? हाइपो। और इसे क्या बोलेंगे? बेस। इसे, और यहाँ पर एक छोटी सी बात और समझ में आ जानी चाहिए आपको, बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है? हाइपो का स्क्वायर। क्या बोलेंगे इसे? यूजिंग पाइथागोरस, ठीक है। कोई याद रहेगा? तो यूजिंग पाइथागोरस हो गया। तो अपने एक बात समझ में आ गया भाई, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया नंबर 1। नंबर 2 पे क्या आ सकता है? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल ट्रायंगल। देखो बच्चों, ऐसा ट्रायंगल इसमें एंगल कितने बने हो? तीनों 90 से छोटे छोटे हो, 60, ठीक है ना। ऐसा एंगल, तीनों एंगल 60 है, तो क्या बोलेंगे इसे हम? एक्यूट ट्रायंगल, क्योंकि भाई तीनों एंगल 90 से छोटे हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये कह दूं कि ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जिसमें एक एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री ज़्यादा हो, इस तरह के ट्रायंगल्स को। सपोज मान लो ये एंगल 120 का है, तो ये दोनों एंगल कैसे होंगे? 90 से छोटे होंगे, कॉमन सी बात है ना। तो अगर एक एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो बाकी दो एंगल कैसे होंगे? 90 डिग्री छोटे होने वाले हैं, याद रहेगा बात। तो आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, ये किसके व्याप पे बांटा है हमने? एंगल्स के व्याप पे। और अगर साइड के व्याप पे बांटोगे 3, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस ट्रायंगल और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल। यहाँ तक कोई डाउट मन में? इसे नोट करो, फिर आगे देखते हैं। यहाँ तक कोई डाउट मन में जहाँ तक हमने डिस्कस किया नहीं है? अब आगे ध्यान दो बच्चों, कुछ प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। तो ट्रायंगल्स के अंदर पहली प्रॉपर्टीज तो यही है
तीनों एंगलों का सम कितना होने वाला है, जल्दी बोलो, 180, ठीक है, नंबर 1। और सेकंड प्रॉपर्टी कहता है यहाँ पर सम ऑफ टू साइड, सम ऑफ टू साइड, दो साइड का सम इज मोर देन थर्ड साइड। बस ये समझ लेना, मेन कॉन्सेप्ट है ये। एक ट्रायंगल तभी पॉसिबल हो पाता है बनना जब दो साइड का सम थर्ड साइड से क्या हो बच्चों, ज़्यादा हो, ठीक है। दो ही आपको याद करूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक बात और नोटिस करना बच्चा, ट्रायंगल्स के अंदर ये ट्रायंगल है, एंगल ए बी और सी, 1 2 3, यहाँ पर कौन सा एंगल क्रिएट हो रहा है, 4। तो जो एंगल 4 है ना वो ट्रायंगल के अंदर नहीं है, ट्रायंगल के बाहर है। कौन सा नाम, इसे क्या नाम देंगे हम, एक्सटीरियर एंगल। कैसा एंगल है ये, एक बाहर का एंगल है। तो ट्रायंगल के जो बाहर एंगल बनता है वो इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल होगा, ठीक है। अब जो सुनो, एंगल 4 और एंगल 3 का सम कितना होगा, 180 बाई लीनियर पेयर, ये तो समझ में आ रहा है। और एंगल जो 4 है वो इन दोनों के सम के इक्वल होगा। एक बात प्रूफ करूँ कि समझ में आ रहा है, कर दूँ प्रूफ इस बात को, देखो जानो, ध्यान देना। एंगल 3 प्लस एंगल 4 बच्चों क्या लिखेंगे, 180। क्यों भाई, लीनियर पेयर, ठीक है। रुको अब रुको, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना होगा, क्यों होगा, एंगल सम प्रॉपर्टीज, क्यों होगा ये, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आपने कहा कि सर एंगल 1 एंगल 2 एंगल 3 का सम 180 होगा और 3 + 4 का सम भी 180 होगा। तो एक काम करें हम, दोनों आपस में 180 दे रखा है, तो एक काम करो, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 3 प्लस एंगल 4 लिख सकते हैं, है ना, ठीक है ना। क्योंकि ये 180 जब मैंने क्या लिख दिया, एंगल 3 प्लस एंगल 4, एंगल 3 से एंगल 3 कैंसिल, क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4। तो आपने एक बात नोटिस करी, इन दोनों का जो सम होगा, जो बाहर वाला एंगल है उसके सम के, उस वाले सम एंगल के इक्वल होने वाला है। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी एक बात बोलूँगा, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2, याद रहेगा, ठीक है। इसके अलावा आगे चलते थोड़ा सा और देखते हैं, इसे क्या बोलेंगे बच्चों, मैंने वर्टेक्स ए से एक लाइन ड्रॉ करी है, एल्टीट्यूड, तो हम क्या बोलेंगे, AD परपेंडिकुलर BC। तो ये जो साइन होता है परपेंडिकुलर का, AD परपेंडिकुलर BC। और एक मैंने लाइन ड्रॉ करी मीडियन, ऐसे ABCD, AD इज अ मीडियन, AD इज अ मीडियन। और जब किसी भी वर्टेक्स से कोई मीडियन ड्रॉ की जाती है तो अपोजिट साइड को क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है, बाइसेक्ट करती है। तो हम क्या बोलेंगे, D इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC। देयरफॉर क्या समझा आपको यहाँ से, सर BD इज इक्वल टू CD, याद रहेगा। तो जो मीडियन है वो अपोजिट साइड को इक्वल में बांटेगी, इतनी बात याद रख लो, ठीक है। AD एक मीडियन है, इसलिए D इसका मिड पॉइंट है। और अगर अगर मैं B से मीडियन ड्रॉ करता तो यहाँ पे पॉइंट आता, तो ये वाला पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होता, जो भी है अपोजिट साइड को क्या करेगा, बाइसेक्ट करेगा। इतना डाउट क्लियर हुआ, ठीक है। एक फॉर्मूला और, इसे A, इसे B और इसे C। हीरोन्स फॉर्मूला याद है क्लास 9th का, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता था, सबसे पहले वो क्या निकालना है, S, A + B + C / 2। तो जो हीरोन्स फॉर्मूला है ना, उससे हम कोई सा भी ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। S निकाल लो, उसके बाद S × S - A, S - B, S - C। कोई डाउट मन में? तो इस तरीके से हम कई सारे कोई भी ट्रायंगल बनाओ, फर्क नहीं पड़ता, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। लेकिन हाँ, मैं 2 फॉर्मूले और लिखूंगा, ईजी है वो, उसे सॉल्व करेंगे। पहले से कॉपी कर फिर आगे देखते हैं। तो आगे ध्यान दो बच्चों, अभी आपने क्या डिस्कस किया था लास्ट टॉपिक, हीरोन्स फॉर्मूला, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ना, तो हीरोन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, सिंपल लगा देना, ½ × बेस × हाइट, ठीक है। ये बेस का काम कर रहा है और ये आपका हाइट या परपेंडिकुलर बोल लो, तो एरिया। और अगर आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड इक्वल है, तो यहाँ पर एरिया निकालने के लिए भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो, √3/4 साइड स्क्वायर,
कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर राइट एंगल दे रखा है तो आप इस सिंपल लगा देना, इक्विलेटरल एंगल तो ये लगा देना। अगर बट किसके अलावा कुछ और भी हो तो क्या लगा दोगे फिर आप? एरिया ऑफ हीरोन्स फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं। आगे ध्यान देना बच्चों, कॉन्ग्रुएंस रूल। कॉन्ग्रुएंस क्या होता है? कॉन्ग्रुएंस को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से। कॉन्ग्रुएंस का मतलब क्या है? जब दो ट्रायंगल बिल्कुल सेम फिगर, सब कुछ सेम है, लेंथ वगैरह सब कुछ सेम, इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। सेम आकृति है, एक बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। ठीक है, मान लो अगर मैं दो ट्रायंगल बनाऊं ए बी सी और सेम एक ट्रायंगल मैं और बना दूं, बिल्कुल डिक्टो कॉपी पेस्ट है इसका, पी क्यू आर। ये 5 तो ये भी 5, ये 6 तो मैंने ये भी 6 लिख दिया। मान लो ये 11, ये 7 कर दो तो ये भी 7 कर दिया। सेम है डिक्टो, जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये। तो जब दो ट्रायंगल्स आपस में बिल्कुल सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता, सेम साइज सेम शेप, इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। तो एक लाइन में लिख दो उसके बारे में, सेम साइज एंड सेम शेप। ये कॉन्ग्रुएंस रूल कब पढ़ा था आपने? क्लास 7 में थोड़ा बहुत पढ़ा होगा, इंट्रोडक्शन वगैरह में देखा होगा, नहीं तो फिर 9th में तो प्रॉपर्ली पढ़ने को मिल गया था। कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स। अब कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल में कुछ क्राइटेरिया है, आपको वो याद करना है। पहला, साइड साइड साइड। ठीक है, जब दो ट्रायंगल्स के तीनों साइड, देखो जब एक ट्रायंगल के तीनों साइड दूसरे ट्रायंगल के तीनों साइड से क्या होगा? इक्वल होगा, इट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस। नंबर 2, RHS। नंबर 3, साइड एंगल साइड। नंबर 4, और बताओ कौन सा होता है? एंगल साइड। ठीक है, एक बात नोटिस करना बच्चों, नहीं, A B C D E F। ठीक है, 6 6 8 8 इसे कर दिया और 10 इसे मैंने 10 कर दिया। ठीक है, अब आप क्या बोलोगे कि सर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंस है किसके? DEF के। ठीक है, ट्रायंगल DEF क्या किस रूल से होगा? ये साइड साइड साइड। एक बात नोटिस करो, और अगर मैं मान लो ये लिख दूं ट्रायंगल ABC EFD, क्या ये सही लिखा है? छोड़ दो इसे, तो भूल जाओ, जो मैंने लिखा उसे जान दो। मैंने लिखा भी ABC कॉन्ग्रुएंस है EFD के, क्या सही है? सही है। एक बात नोटिस करना बच्चों, हमेशा ध्यान देना, क्रॉसपॉन्डिंग साइड के नीचे क्रॉसपॉन्डिंग साइड ही लिखते हैं। AB का क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है? DE, तो AB की जगह क्या आएगा? इस जगह DE आएगा। ठीक है, और BC के क्रॉसपॉन्डिंग साइड क्या है? EF, तो BC की जगह EF, मतलब ये वाला कॉन्सेप्ट फेल होगा। हमेशा ध्यान देना कॉन्ग्रुएंस के अंदर, चाहे जो मैं पढ़ाऊंगा भी सिमिलरिटीज, उसमें बात नहीं आती है, क्रॉसपॉन्डिंग की जगह क्रॉसपॉन्डिंग ही लिखनी होती है। ठीक है, अगर मैं बोलूँ अब देखो इसे, तो ABC, इसे लिखने का तरीका देखो, AB का कॉरस्पॉन्डिंग क्या लिखेंगे? DE। BC का कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? EF, तो यहाँ पे क्या लिख दो? F लिख दो, काम बन जाएगा। ठीक है, तो हमेशा ध्यान देना भाई कॉरस्पॉन्डिंग के अकॉर्डिंग उसे कॉरस्पॉन्डिंग ही लिखना है, जो चीज़ जिसके इक्वल दे रखा है। और देखो एक और 5वां, एंगल साइड एंगल। ठीक है, कोई डाउट यहाँ तक? तो देखो तीनों साइड इक्वल मिल जाए तो भी काम चल जाएगा। RHS मतलब क्या बेटा? यहाँ पे राइट एंगल हाइपोटेन्यूस साइड, साइड एंगल साइड, एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। कई सारी बातें हम क्वेश्चंस करेंगे तो डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा बेसिक है। ये तो फटाफट वाला चैप्टर था जो हमने जल्दी आपको करवा दिया, थोड़ा सा एक ही वीडियो के अंदर। जो अब तक हमने पढ़ा, कोई डाउट्स के अंदर नहीं। अब देखो लास्ट टॉपिक रह गया केवल आपका ट्रायंगल्स वाला टॉपिक के अंदर, सिमिलरिटी। सिमिलरिटी क्या होता है? ये पढ़ा होगा अपने साथ क्लास 10th में, याद होगा। तो दो ट्रायंगल्स कब सिमिलर होंगे? सिमिलरिटी का अगर रियल मीनिंग हम बात करें तो सेम शेप या साइज सेम ही होगा लेकिन शेप सेम होगी। जैसे लाइक दो सर्कल्स हमेशा कैसे होते हैं? सिमिलर, याद रहेगा। और सिमिलर को हम रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों इस तरीके से, दो इक्विलैटरल ट्रायंगल हमेशा क्या कहलाएंगे? सिमिलर। देखो इनका शेप सेम है, दोनों इक्विलैटरल है,
क्या कहलाएंगे दोनों? सिमिलर। ठीक है, तो दो फिगर, ऐसी फिगर जिसका शेप सेम हो, इट इज कॉल्ड सिमिलरिटी रूल्स, सिमिलर है। ठीक है, यहाँ साइज सेम होना मैटर नहीं करता, साइज सेम अगर है तो वो सिमिलर नहीं, सिमिलर का क्या बन जाएगा? कॉन्ग्रुएंस। इसकी प्रॉपर्टीज क्या कहता है? क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, क्रॉसपोंडिंग एंगल्स आर इक्वल होना चाहिए। नंबर 2, रेशियो ऑफ क्रॉसपोंडिंग साइड आर इक्वल। इसका ए बी सी पी क्यू आर, जो इस तरीके से ए बी अपॉन में पी क्यू। ठीक है, इन द सेंस मैंने बोला कि भाई ए बी के कोरस्पॉन्डिंग दे रखा है पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन में क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन में पी आर। कोई डाउट यहाँ तक? तो अगर आपके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है और कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो सेम है, इट इज कॉल्ड, क्या कहलाएंगे? सिमिलरिटीज बोलेंगे। ठीक है, सिमिलरिटी के अंदर भी कई तरह क्राइटेरिया जो पढ़ना है, छोटे छोटे सी बातें पढ़ने आपको यहाँ पे याद रखने। जैसे फर्स्ट, साइड साइड साइड, नंबर 2 साइड एंगल साइड, नंबर 3 एंगल एंगल, और नंबर 4 एंगल एंगल एंगल। अगर किसी दो हाँ जी, एंगल एंगल साइड नहीं होता यहाँ पर, एंगल एंगल एंगल। देखो अगर ये 3 है तो ऑलरेडी 4 बन ही जाता है। एक कॉमन सी बात बताओ, दो ट्रायंगल है, दो एंगल दोनों को इक्वल है, तो थर्ड एंगल भी सेम होगा ही होगा, कॉमन सी बात है। तो एंगल एंगल बोलो चाहे एंगल 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 बोलो, बात एक ही है। ठीक है, एक बात और, अगर तीनों साइड का रेशो सेम हो तो सिमिलर, दो साइड का रेशियो मिल जाए और एक बीच का एंगल मिल जाए तो सिमिलर, किस दो एंगल मिल जाए तो भी सिमिलर, 3 एंगल मिल जाए तो भी सिमिलर है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होती, सिर्फ 4 कंडीशन आपको याद करनी है, याद रहेगा। इस सिमिलरिटी की बात हम कर ही रहे हैं तो यहाँ पर एक बात करेंगे बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनेट थ्योरम। तो बीपीटी क्या कहता है बच्चों? बीपीटी कहता है किसी ट्रायंगल के अंदर ए बी सी, ठीक है, हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो पैरेलल है किसके? बी सी। आपके पास डी ई पैरेलल बी सी, ये लाइन इसके पैरेलल है, तो ये जो लाइन इसके पैरेलल है वो इन दोनों साइड को सेम रेशो में डिवाइड करती है। ए डी अपॉन में डी बी, याद होगा आपको 6.1 थ्योरम क्लास 10, सब क्लास 10 में प्रूफ, हम प्रूफ नहीं पढ़ने वाले, केवल थोड़ा सा ऊपर पर डिस्कस कर रहे हैं। ए अपॉन में ई सी, यहाँ तक कोई डाउट मन में? तो ए डी अपॉन में ए डी बी इज इक्वल टू ए अपॉन में ई सी, और इसको ऐसे लिख सकते हो आप ए डी अपॉन में ए बी और ए ई अपॉन में ए सी। कोई डाउट यहाँ तक? तो छोटी छोटी बातें थी, आपको जानने से कॉपी कर फिर आगे देखते हैं। मान लो दो ट्रायंगल आपके पास सिमिलर गिवन है, ए बी सी एंड पी क्यू आर, पी क्यू आर। ठीक है, ट्रायंगल ए बी सी सिमिलर ट्रायंगल पी क्यू आर। जब दो ट्रायंगल आपको बच्चों सिमिलर दे रखा है, ठीक है, सिमिलर गिवन है, वो टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, तो उनका जो एरिया का रेशियो होगा ए बी सी अपॉन में एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, उनके जो एरिया का जो रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होगा। अब देखो ए बी का कॉरस्पॉन्डिंग क्या बनने वाला है, यहाँ पर चेक करो, पी क्यू, तो ए बी अपॉन में पी क्यू का होल स्क्वायर, इस तरीके से। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग साइड के रेशियो का स्क्वायर के बराबर होगा, और ये एक और बराबर होगा किसके? बी सी और क्यू आर, और ए सी, देखो लास्ट में ए का सी से, पी का आर से, ए सी अपॉन में पी आर। कोई डाउट आता है? तो दो बातें समझ में आ गई है। क्या अगर आपको दो ट्रायंगल सिमिलर है तो उनकी जो एरिया का रेशियो होगा कॉरस्पॉन्डिंग साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ना तो कोई डाउट समझ में? एक बात और, अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है ए बी सी पी क्यू आर, सेम लिखने वाला हूँ पी क्यू आर। दो ध्यान दें बच्चों, ए डी इज अ मीडियन, ये भी एक मीडियन है, ये दोनों ट्रायंगल में क्या सिमिलर है, और यहां से पी ई लिख दो, ई पी इज अ मीडियन। देखो इस ट्रायंगल में ए डी मीडियन है और इस ट्रायंगल में पी ई मीडियन है, तो जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो तो अगर, और यहाँ पे मीडियन भी ड्रॉ की गई है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन में पी क्यू आर,
तो ऐसे केस में दो ट्रायंगल का जो दोनों सिंगल ट्रायंगल का जो एरिया का जो रेशियो होगा उनके मीडियन के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो AD अपॉन में PE का स्क्वायर। कोई डाउट यहाँ तक? तो ये छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट थे। और एक इसके बाद इसमें कोई डाउट है मन में? अगर बच्चों आपके पास एरिया, आपको सपोज मान लीजिए दो ट्रायंगल का रेशो, एरिया का रेशो दे रखा है और इसमें मान लीजिए AD गिवन है और PE निकालना है, इजीली निकाल लोगे इसका यूज़ करके। इसका एरिया ऊपर, नीचे वाले का एरिया नीचे पुट कर देना, वैल्यू पुट कर देना, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अगर मान लीजिए PE निकालो तो निकल जाएगा, AD निकालो तो भी निकल सकता है। तो अगर कुछ भी वैल्यू गिवन है तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा मीडियन के स्क्वायर के बराबर होगा और करस्पॉन्डिंग साइड के इक्वल होता है। ये बात तो समझ में आई कि नहीं? यहाँ से कोई डाउट नहीं है। इसके बाद एक लास्ट पढ़ना है पाइथागोरस। दो पाइथागोरस की ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ABC 90 के सामने वाला हाइपो। ठीक है, ये बेस, इसे बेस मान लो चाहे इसे मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। ये बेस हो गया तो ये परपेंडिकुलर, अगर ये बेस तो ये परपेंडिकुलर। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपो का स्क्वायर। यूजिंग पाइथागोरस का भी बहुत जगह यूज होने वाला है, जैसे हम क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ तक कोई डाउट मन में? इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं। अब तो ध्यान दो बच्चों, अभी बात हम ट्रायंगल्स की कर ही रहे हैं, तो ट्रायंगल्स के अंदर बात ट्रायंगल की चल रही है। तो यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जिसे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सारा फोकस यहीं रखना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लेकिन इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले आपको मैं कहूँगा थोड़ा सा कुछ ट्रिग्नोमेट्री आना चाहिए, थोड़ा सा हल्का 10th लेवल की बात करने वाले हैं। कैसे? ये कौन सा ट्रायंगल है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल ABC। ठीक है, तो राइट एंगल में मैंने एंगल 90 डिग्री रखा B। ठीक है, एंगल 90 जो B है 90 डिग्री का एंगल है, तो ये 30 हो सकता है, तो ये 60 है, फर्क नहीं पड़ता। 30 यहाँ लिख लो चाहे वहाँ लिख लो। 90 के सामने, ये जो B के सामने वाला है वो क्या होने वाला है? हाइपो। कोई डाउट मन में नहीं है? ट्रिग्नोमेट्री में हमने 3 बातें पढ़ी थी, साइन, कॉस, tan। याद है? साइन का फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में H, कॉस का B अपॉन में H और tan का P अपॉन में B। और थोड़ा सा काम है टेबल का, तो जैसे मैं बात करता हूँ, मुझे इस एंगल की बात करनी है, साइन 30 डिग्री। ठीक है, मुझे मान लो हाइपो दे रखा है और मुझे AB और BC फाइंड करना है, AB और BC फाइंड करना है। ये कुछ भी वैल्यू कुछ भी दे रखा है। साइन 30 के बाद फॉर्मूला क्या होता है? P अपॉन में H। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों? 1/2। P क्या है इसके परपेंडिकुलर? BC। तो अब देखो, जिस एंगल की मैं बात कर रहा हूँ सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, हाँ या ना? ठीक है, तो मैं बात कर रहा हूँ BC अपॉन में H हाइपो। तो BC वैल्यू निकालनी है ना मुझे यहाँ से, तो कैसे निकालेंगे? हाफ मल्टीप्लाई हाइपो। और अगर अब मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इस वाले एंगल के लिए क्या हो गया? ये बेस। ये 60 से भी करते हैं ना तब भी आ जाता है, AB और BC, फिर उससे फर्क नहीं पड़ता। तो आपको लगाना पड़ेगा cos 30 B अपॉन में H। cos 30 √3/2 B की जगह AB अपॉन में हाइपो। तो अगर आपको AB निकालना है यहाँ से तो √3/2 मल्टीप्लाई हाइपो। याद रहेगा? तो सिंपल फॉर्मूला याद कर लो। देखो BC इस तरह से आप कोई भी वैल्यू निकाल सकते हो इजीली। ठीक है, अगर आपको वैल्यूज याद है। बट अगर हम 60 की बात करोगे तब भी आंसर इसी तरीके से आएगा। तो एक काम करना, अगर बच्चा आपने 30 इसे लिखा है, ठीक है, तो इस अगर 30 आपने इसे माना है, सामने वाली साइड निकालने के लिए क्या करोगे? हाफ हाइपो मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस। और अगर ये वाली साइड निकालने की बात करोगे तो क्या करोगे? √3/2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस। कोई डाउट? पक्का समझ में आया कि नहीं आया? 60 से भी कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, आंसर सेम ही आता है। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का लॉजिक पता है तो कभी गड़बड़ नहीं होने वाला। लेकिन अगर मान लो ट्रायंगल इस टाइप का है, ये 45, ये भी 45, ये 90 डिग्री, ये दोनों साइड इक्वल है और ये आपका हाइपो हो गया। मैं इस ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, मुझे क्या चाहिए? बेस की बात, ये निकालना है। ठीक है, बेस निकालना है। तो B अपॉन में H कहाँ पे लगता है? कॉस में लगता है। कॉस 45 कितना होगा? 1/√2 इज इक्वल टू B की जगह
ए बी अपॉन में हाइपो, और ये हाइपो मल्टीप्लाई में भेज देना 1/√2 मल्टीप्लाई हाइपोटेनियस। तो ये भी इधर क्या लिख देंगे 1/√2 मल्टीप्लाई हाइपो, ठीक है। और अगर मैं देखो साइन 45 लगाऊं तो इससे क्या निकल जाएगा हमारा BC सेम ही आएगा, कोई साइन 45 1/√2 होती है। और देखो दो एक बात नोटिस करो, जो ये साइड इसके इक्वल है तो जितनी वैल्यू इस वाले की आएगी उतनी वैल्यू इस वाले की आएगी। ये कैसा ट्रायंगल था, आइसोसेलेस, हाँ बोलो बोलो बोलो, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का थोड़ा सा लॉजिक पता है ना तो कभी दिक्कत नहीं आने वाली है। आप ये जो बातें हैं ना क्वेश्चन जब करोगे तब भी आप चीज़ें समझ सकते हो। अच्छा हम वैल्यू निकालने लगे, ये रट्टा नहीं मारना, याद करने की जरूरत नहीं, हमने समझाया कि हाँ ये चीज़ें देखो ऐसे निकलती है। अगर आपको फॉर्म वैल्यूज़ याद है sin 30, sin 60, sin 45, tan 45, कोई दिक्कत नहीं आने वाला, कुछ भी क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो, याद रहेगा। बस एक बात नोटिस की, जिस एंगल की मैं बात करता हूँ उसके सामने वाला परपेंडिकुलर और जिस पे वो बना है वो बेस होता है। थोड़ा सा रिकॉल करना है, इससे आपको कोई भी वैल्यू निकल सकती है, ठीक है। अगर आपको याद भी करना है, अगर बहुत दिक्कत है तो क्या करना है, 30 की बात हो रही है 30 यहाँ है तो ये निकालने के लिए हाफ इंटू परपेंडिकुलर, और अगर बेस निकालना है ये निकालना है तो √3/2 हाइपोटेन्यूज, जो भी है। फर्क समझ में आया कि नहीं आया। तो आप इसे सब लिख लो, बट जब क्वेश्चन करोगे ना खुद ही उस टाइम फील करना वैल्यू पुट करके, जल्दी क्वेश्चन सॉल्व होगा उससे, ठीक है। इसे नोट करो फिर आगे देखते हैं।